अगली सुबह रनावत मेंशन में हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज उस घर में दो बहू का गृह प्रवेश होना था। सभी सर्वेंट भाग भाग कर काम कर रहे थे। मेघना जी उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। मेहता सदन में दाई माँ ने अंजलि और राणा जी को जगा दिया था। लाइट पैलेस में दाई माँ ने अंजलि और राणा जी को जगा दिया था। अंजलि रेडी हो गई थी, लेकिन राणा जी अभी सोए हुए थे। जैसे ही अंजलि बाथरूम से बाहर आई, उसे रात वाली बात याद आने लगी और वह राणा जी के चेहरे को एकटक देखकर शर्माने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान और रौनक छाई हुई थी। उसने राणा जी को जगाते हुए कहा, राणा जी, जग भी जाइए। राणा जी ने अंजलि के बाजू को खींचा और अपने ऊपर खींच लिया। उसे बेड पर पलटकर खुद उसके ऊपर आ गए। अंजलि के गाल शर्म से लाल हो गए। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या है, माँ कब का जगा कर जा चुकी हैं और आप छोड़िए मुझे, वो फिर से आ जाएंगी। तो आ जाने दीजिए, उन्हें भी तो पता चले उनकी बहू और बेटे में कितना प्यार है। यह कहते हुए उन्होंने अंजलि के होठों पर अपने होठ रख दिए। रणविजय के कमरे में इसके उलट था। रणविजय जगकर रेडी हो चुका था और आहाना अब तक सोई थी। जब से उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, वो ना तो ठीक से खाना खा रही थी और ना ही ठीक से सो रही थी। उसका चेहरा पीला जैसा दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। रणविजय उसके पास बैठते हुए पूछा, आखिर क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? उसे देखने से कोई भी कह सकता था कि वह बीमार है। रणविजय ने उसे जगाया नहीं और वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह सीधे राणा जी के कमरे के पास पहुंचा। जैसे उसने दरवाज़ा नॉक करने को हुआ, उसके हाथ रुक गए, क्योंकि वह कभी भी राणा जी के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर नहीं जाता था। लेकिन उसका ईगो उसके सामने आ रहा था। वह उनका बॉस था और वह कैसे दरवाज़ा नॉक कर सकता था? फिर उसके मन ने कहा, पता नहीं दोनों कैसे होंगे। और कुछ सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर राणा जी झट से अंजलि को अपने ऊपर से हटाकर बेड के दूसरे साइड कर दिए और हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठ गए। उनका रोमांस एक झटके में उतर गया था। उसने राणा जी को डांटते हुए कहा, आपके कमरे की कुंडी खराब हो गई है क्या? राणा जी इस वक्त सिर्फ ट्राउजर में थे। उन्होंने बगल में रखा हुआ अपने शर्ट उठाया और जल्दी जल्दी उसके बटन बंद करते हुए बोले, नहीं बॉस, कुंडी ठीक है। तो बंद किया कीजिए। फिर उसने अंजलि को देखकर कहा, जो उनसे नजरें चुरा कर बाहर जा रही थी, मिस महाना, सॉरी मिसेज राणा। यह सुनते ही अंजलि के सांस रुक गई और उसकी धड़कनें जोर जोर से शोर करने लगी। आप मुझे स्टडी रूम में मिलिए, मुझे आपसे बात करनी है, रणविजय ने अपने रौबदार आवाज़ में कहा। अंजलि ने घबराते हुए कहा, नहीं, मुझे सबके लिए खीर बनानी है, माँ ने कहा था। आज पहली रसोई है तो मैं जा रही हूँ। राणा जी ने अंजलि का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब बॉस बुला रहे हैं तो बात कर लीजिए ना। नहीं, आपको जो पूछना है आहाना से पूछिएगा, मुझसे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। रणविजय उसके सामने आते हुए बोला, जब मैंने कह दिया मुझे स्टडी रूम में मिलिए तो मतलब मिलिए। इतना कहते हुए वह वहाँ से चला गया। अंजलि ने अपनी रोनी सुनत बनाकर राणा जी को देखा। राणा जी ने अपने कंधे उचका दिए और वहाँ से बाथरूम में चले गए। एक सर्वेंट की सहायता से अंजलि ने रणविजय के स्टडी रूम पूछा और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वह अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसने देखा रणविजय सामने के बड़े से सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाए बैठा था। अंजलि किसी मुजरिम की तरह अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को थाम कर अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ी हो गई। रणविजय ने कहा, जो भी पूछूंगा उसका सही से जवाब देना। अंजलि ने एक बार भी उसे नजर उठाकर नहीं देखा। आप बहाना की जगह क्यों बैठी थी? अंजलि चुप रही। क्या आप मुझसे शादी करना चाहती थी? यह सुनते ही अंजलि चौंक गई। उसने नजर उठाकर रणविजय को देखा और अपना सर नाम में हिला दिया। आना बाहर गई थी, आपको पता था ना? अंजलि खामोश थी। रणविजय को अब गुस्सा आ रहा था। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और जोर से टेबल पर हाथ पटकते हुए पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अंजलि ने डरते हुए मासूमियत से कहा, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, तो आप आहाना से पूछ लीजिएगा। रणविजय ने कस कर अपनी आंख बंद कर ली। अंजलि ने डरते हुए कहा, मैं जाऊं? अंजलि वहां से चली गई और रणविजय ने रौनित को फोन लगा दिया। रौनक अभी भी सोया हुआ था। जब उसने रणविजय का फोन देखा तो उसकी नींद झटके से गायब हो गई और वह बेड पर बैठ गया। अभी तक सो रहे हो?
उसे रणविजय की कड़क आवाज़ सुनाई दी। नहीं नहीं भाई, बस सारी तैयारी चल रही है ना, तो इसलिए। रणविजय ने कहा और बोला, मुझे मेहता सदन के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए और अहाना की अंगूठी में जो जीपीएस ट्रैकर लगा है उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। वह परसों की रात कहाँ कहाँ गई थी। ओके ओके ओके, रोनित ने कहा और जल्दी से फ़ोन काट दिया। अंजलि दाई माँ को ढूंढते हुए किचन में पहुंची और उसने दाई माँ के पैर छू लिए। दाई माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, आप रेडी हो जाइए, हमें रनावत पेंसिल के लिए निकलना है। अंजलि ने कहा, लेकिन अहाना अभी तक नहीं जगी है। आप उनको छोड़ दीजिए, रणविजय उन्हें जगा देंगे, आप रेडी हो जाइए। जी, कहते हुए अंजलि कमरे की तरफ जाने लगी। रणविजय जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अहाना को जगाने की कोशिश की। अहाना ने अपनी अलसाई आंखों से रणविजय को देखा और दोबारा सोने लगी। रणविजय ने उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, अब कितना सोना है? 10 बज गए हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलिए रेडी हो जाइए, हमें रनावत पेंशन जाना है। अहाना उठकर बेड पर बैठ गई और अपने धीमी आवाज में बोली, वहाँ क्यों जाना है? अब तो शादी हो गई है ना। रणविजय उसके पैरों में चप्पल पहनाते हुए बोला, शादी के बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं जिसे दादी वहीं पर करेंगी, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। उसने जल्दी से उसके पैरों में चप्पल पहना दिया और खड़ा हो गया। अब यह रणविजय के रोज का काम था। अहाना उठकर वॉशरूम में चली गई और विजय वहीं सोफे पर बैठकर रोनित के कॉल का इंतजार करने लगा। अंजलि जैसे ही कमरे में पहुंची, राणा जी उसके सामने टॉवल में खड़े थे। अंजलि ने जल्दी से अपने हाथ आंखों पर रखा और पीछे पलट गई। तभी वह अचानक से चौंक गई और वह दोबारा से राणा जी की तरफ देखने लगी। राणा जी ने अपनी आंखें छोटी करके अपनी पत्नी को घूरा और उसके करीब आते हुए बोले, क्या हुआ? अब आपको शर्म नहीं आ रही? अंजलि धीरे धीरे राणा जी के पास आई और उसने राणा जी के कमर पर बने हुए निशान के ऊपर अपनी उंगली चलाई। राणा जी ने एक बार अपने पेट को देखा और अंजलि को देखते हुए बोले, क्या हुआ? अंजलि ने अपने मुंह में आए पानी को गले से नीचे उतारा और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, यह निशान आपकी कमर पर कब से है? राणा जी की आंखें छोटी हो गई। उसने अंजलि को कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोले, आप मेरी जासूसी कर रही हैं? नहीं, बताइए ना। जन्म से है, राणा जी ने बिना किसी भाव के कहा। अंजलि ने अपना सर उठाकर राणा जी के चेहरे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोली और वह उससे अलग होते हुए बोली, अब मुझे रेडी होना है। कुछ ही देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। उनके साथ कैनाल भी था। कैनाल को रह रहकर दीपा की याद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। कल उसने इंटरनेट पर इस बात को छान मारा था, अगर किसी के करीब आने से दिल धड़कता है, रात में किसी की याद आती है, तो यह सब कैसी फीलिंग है। उसे हर वीडियो की जानकारी में यही पता चला था कि जब आपको प्यार होता है तो ये सब फीलिंग्स आती है और वह तब से बेचैन था। उसे दीपा से बात करनी थी लेकिन उसके पास दीपा का नंबर नहीं था। वो खाना खाते खाते अहाना को देख रहा था। अंजलि भी अहाना से बात करना चाह रही थी लेकिन उसे अकेले में टाइम ही नहीं मिल रहा था। किचन से दाई माँ एक बड़ी से प्लेट में ढेर सारी कटोरी रख कर आई। खीर देखकर अंजलि ने कहा, वाह, खीर अहाना को बहुत पसंद है। दाई माँ ने खीर टेबल पर रखकर एक एक कटोरी सबके सामने रखी। खीर देखते ही अहाना के मरे हुए भूख वापस आ गए। उसने खीर का कटोरा उठाया और उसे खाने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसके पेट में कुछ हलचल हुई और उसे समझ आ गया कि उसे फिर से उल्टी आएगी। उसने झट से कटोरा नीचे रखा और दौड़ते हुए बेसिन के पास भागी। अंजलि भी अपनी जगह से उठकर अहाना के पीछे भागी और उसके पीठ से हिलाने लगी। परसों से ही अहाना ने कुछ भी नहीं खाया था। जब भी वह खाती उसे उल्टी हो जाती। अचानक से उसका सर चकराने लगा और वह अंजलि के ऊपर गिरने लगी। जब अहाना अंजलि से संभल नहीं पा रही थी तो वह जोर से चिल्लाई, जीजू जल्दी आइए, यह गिर रही है। रणविजय दौड़ते हुए अहाना के पास पहुंचा और उसे अपने गोद में उठा लिया और सोफे पर आराम से सुलाया। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था अब डॉक्टर आएंगे और सबको पता चल जाएगा, इसलिए उसने गिलास का पानी लिया और जल्दी से अहाना को होश में लाने की कोशिश करने लगी। सबकी सांसें थम गई थी। अचानक अहाना को क्या हो गया? राणा जी के मन में अलग ही बात चल रही थी। उन्हें लग रहा था कहीं जबरदस्ती शादी करने की वजह से अहाना ने कुछ खा तो नहीं लिया। फिर उन्होंने अपने सर को झटक दिया। अंजलि के पानी मारने से अहाना ने अपनी आंखें खोली और वह बैठने लगी। रणविजय ने उसे सहारा देकर बिठाया और पूछा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अहाना ने अपना सर हिलाकर हामी भर दी। अंजलि ने कहा, तुम्हें तो खीर पसंद है ना, फिर क्यों नहीं खाया तुमने?
आहाना ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। डॉक्टर सिंह अभी तक अपने घर नहीं गए थे, वह अभी लाइट पैलेस में ही थे। अभी आहाना आगे कुछ कहती तभी डॉक्टर सिंह अपने हाथों में अपना बैग पकड़े हुए आहाना के पास आ गए। इस बार उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। रणविजय को लगा कि शायद मिस्टर सिंह के छूने से आहाना अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए उसने लेडीज डॉक्टर बुलाया था। उन्हें देखते ही अंजलि और आहाना दोनों घबराने लगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंजलि बोली, यह ठीक है। अंजलि अभी यह कह ही रही थी कि रणविजय की नजरें घूरती हुई उस पर पड़ी और वह चुप हो गई। डॉक्टर सिंह ने अपनी पत्नी को इशारा किया। मिसेज सिंह जैसे ही आहाना के पास बैठी और उन्होंने आहाना के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन आहाना ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से उठकर जाने लगी। तभी उसे अचानक फिर से चक्कर आया। अभी वह गिरती, रणविजय ने उसे संभाल लिया और इसे उठाकर अपने कमरे में ले आया। अब तक गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने एकाएक आहाना के कंधे को पकड़ा और हिलाते हुए बोला, क्या छुपा रही हैं आप? तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाना है। क्या लापरवाही है यह? आहाना की आंखों में आंसू आ गया। उसने अपना सर झुका लिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और विजय ने एक बार गुस्से में आहाना को देखा और बोला, आ जाइए। आहाना को समझ आ गया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। आहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस लेडी डॉक्टर ने आहाना का हाथ पकड़ा और अपना स्टेथोस्कोप उसकी बेली पर लगाया। आहाना जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर को प्लीजिंग नजरों से देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर समझ गई कि यह इस बात को बताना नहीं चाह रही है। उसने रणविजय को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाते ही आहाना ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप मेरे हस्बैंड को कुछ मत बताइएगा। मैं उन्हें खुद बताना चाहती हूँ। वह अभी यह बच्चा नहीं चाहते और मैंने उन्हें अभी बता दिया तो वह मुझे अबॉर्शन के लिए कहेंगे और मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है। आहाना के खाली दिमाग में उस समय जो भी आया उसने कह दिया। वह डॉक्टर डरते हुए बोली, लेकिन मैडम, हम उनसे यह बात कैसे छुपा सकते हैं? अगर उन्हें पता चला तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आहाना ने उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी नौकरी को कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ दिनों की बात है, मैं उन्हें बता दूंगी। डॉक्टर ने एक जबरदस्ती की स्माइल दी और वहां से चली गई। हॉल में सभी लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। उसने आते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। शादी में अक्सर लड़कियां कमज़ोर हो जाती हैं। उनका बीपी काफ़ी लो हो गया है और 3-4 दिन से वह कुछ खा नहीं रही हैं। शायद उन्हें उल्टी आ रही है। वो किसी बात को लेकर चिंतित है, इसलिए जब भी वह खाना खा रही हैं उनकी बॉडी खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उन्हें उल्टी आ रही है। तो आप उन्हें थोड़ा सा स्पेस दें, वह ठीक हो जाएंगी। मैंने दवाई लिख दी है, आप टाइम से देते रहिएगा। इतना कहकर वो डॉक्टर तेजी से वहां से निकल गई। रनावत मेंशन में दोनों दुल्हनों का जोर शोर से स्वागत हुआ। मेघना जी ने दोनों की आरती उतारी। अंजलि और आहाना ने जैसे ही अपने पैरों से कलश गिराना चाहा, सुमन ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे रोक दिया। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? पहले मेरा नेक दीजिए। कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। रणविजय अपनी मासी और दाई माँ को देखने लगा। राणा जी ने भी एक नज़र दाई माँ को देखा तो दाई माँ हंसते हुए बोली, मुझे क्या देख रहे हैं, नेक दीजिए, यह बहन का अधिकार है। तभी रोनित आगे आते हुए बोला, बहन का? सिर्फ बहन को नहीं मिलता है, भाई को नहीं मिलता है। सुमन रोनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, तो सामने आइए ना, मैं अकेले क्यों लड़ूं? विजय के पीछे कैनाल खड़ा था। सुमन ने थोड़ा आगे की तरफ झुककर विजय के बगल से कैनाल का हाथ पकड़कर आगे की तरफ खींचते हुए कहा, आप भी आइए, आपको भी नेक मिलेगा। कैनाल भी चुपचाप आकर खड़ा हो गया। शकुंतला जी हंसते हुए बोली, अरे अब देख क्या रहे हैं, जल्दी से तीनों को नेक दीजिए। रणविजय ने राणा जी की तरफ देखा क्योंकि उसके पास उसका वॉलेट नहीं था। राणा जी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से एक एक कार्ड निकालकर तीनों के हाथ में रख दिया। तीनों ने उन कार्ड को अजीब नज़रों से घूरा। फिर सुमन बोली, यह क्या है, हमें पैसे चाहिए। रणविजय ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, आपको क्या यह कागज़ दिख रहा है? इसमें 5-5 लाख है। चुपचाप से रखो और अंदर जाने दो, आहाना की तबीयत ठीक नहीं है। सुमन चिढ़ते हुए बोली, एक तो आप करोड़ों में कमाते हो और पॉकेट मनी के नाम पर मुझे महीने के 20,000 रुपये देते हो। 20,000 में मेरा कुछ होता भी नहीं है और अब नेक भी सिर्फ 5 लाख। अरे कम से कम 10 लाख तो दीजिए। राणा जी ने वापस वॉलेट में देखा, अब कोई कार्ड नहीं था तो उन्होंने कहा, सुमन अभी नहीं है, बाद में ले लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं चलेगा।
सुमन ने अपने हाथ से इनकार करते हुए कहा। राणा जी ने रोनित और कैनाल के हाथ पर रखे हुए कार्ड लिया और सुमन के हाथ में रख दिया और बोला, भाई आप दोनों समझो, आप दोनों बाद में ले लेना। कैनाल ने झट से सुमन के हाथ पर से अपना कार्ड उठा लिया और बोला, हाँ हमें बाद में नहीं चाहिए, हमारा इतना ही ठीक है, हम इतना से ही काम चला लेंगे। रोनित ने जैसे ही सुमन के हाथ से कार्ड लेने को हुआ, सुमन ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, ठीक है, मेरे पास भी 10 लाख है। रोनित ने कैनाल और सुमन को बारी बारी से देखा। अंजलि और अहाना चुपचाप खड़े होकर उन भाई बहनों को लड़ते हुए देख रही थी। अहाना ने अपना बैग खोला और उसमें से अपना कार्ड निकालते हुए रोनित के हाथ में रखते हुए बोली, ये आपके लिए है। यह देखते ही सुमन तपाक से पूछे, इसमें कितना है? अहाना ने कहा, मुझे नहीं पता, यह वही कार्ड था जो रणविजय ने अहाना को दिया था। मेघना जी सुमन को साइड करते हुए बोली, अब बहुत हो गया, चलो हटो, बहू को अंदर आने दो। अंजलि और अहाना ने अपने पैर से कलश गिराई और अंदर आ गई। आलता में सिर्फ अंजलि ने पाँव रखा क्योंकि अहाना के पैरों में रणविजय ने वही सफ़ेद रंग की पट्टी बांधी थी। गृह प्रवेश के बाद सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठ गए। उसके बाद खीर खिलाने की रस्म होनी थी, जिसमें ननद अपने भाई और भाभी को खीर खिलाती है। राणा जी डरने लगे कि अब फिर से नेक मांगेगी। उन्होंने रणविजय को देखा। रणविजय चुपचाप बैठा था। राणा जी ने दाई माँ को देखा, तभी सुमन कटोरी में खीर लेकर आ गई और वह बारी बारी से चारों को खिलाने लगी। खीर को देखकर अंजलि और अहाना की सांस थम गई। अंजलि ने मन ही मन कहा, अहाना को फिर से उल्टी आएगी तो? और वह सुमन को रोकते हुए बोली, अहाना को खीर पसंद नहीं है। दाई माँ, कैनाल और राणा जी तीनों अंजलि को देखने लगे क्योंकि लाइट पैलेस में थोड़ी देर पहले ही अंजलि ने कहा था अहाना को खीर बहुत पसंद है। रणविजय भी अंजलि के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। अंजलि की बात सुनकर मेघना जी ने अजीब नज़रों से अंजलि को देखा क्योंकि आज सुबह ही वसुंधरा जी ने फ़ोन किया था ताकि वह पग फेरे के लिए अहाना को बुला सके। इस समय उन्होंने बताया था कि अहाना को खीर बहुत पसंद है। सुमन उसकी बात काटते हुए बोली, अरे मैं कौन सा उन्हें कटोरा भर खिलाने वाली हूँ, मुझे तो सिर्फ 1 चम्मच खिलाना है। और उसने रणविजय को खीर खिला दी। जैसे ही उसने वह चम्मच अहाना की तरफ बढ़ाई, अहाना ने अपने साड़ी के पल्लू को अपने नाक पर रख लिया और नाक में सर हिलाते हुए बोली, नहीं प्लीज़, मेरा मन नहीं है। ये देखकर शकुंतला जी का माथा ठनका और अपने जगह से उठकर अहाना के पास आते हुए बोली, आपको खीर महक रहा है? अहाना ने मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। यह सुनते ही शकुंतला जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और अहाना के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, आप पेट से हैं? यह सुनते ही अंजलि के मुंह में जो अभी अभी खीर सुमन ने डाला था वह उसके मुंह से बाहर आ गया और वह जोर जोर से खांसने लगी। सुमन ने कहा, क्या दादी, जब देखो तब आपके सर पर पोते का भूत ही सवार रहता है। अभी कल ही शादी हुई और आज ही प्रेग्नेंट हो गई। सबने सुमन को अजीब नज़रों से देखा। शकुंतला जी ने अपनी बहू से कहा, मेघना जरा चेक करके बताओ तो अहाना प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही अहाना अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेघना जी अहाना के पास आते हुए बोले, अरे मैं चेक कर लेती हूँ। यह सुनकर अहाना हक्की बक्की रह गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी सास डॉक्टर है। रणविजय ने उनको रोकते हुए कहा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। राणा जी के दिमाग में कुछ खटका और उन्हें वह बात याद आई जब अहाना उनसे पूछ रही थी, दीपावली की रात आप अपने बॉस के साथ ही थे ना? रणविजय अहाना को लेकर अपने कमरे में आ गया। अहाना आते ही सो गई और रणविजय वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया क्योंकि उसे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। जैसे ही वो गलियारे में आया, कैनाल उसे टहलता हुआ मिला। उसने कैनाल को अपनी आंखें छोटी करके देखा और पूछा, तुम क्या क्या कर रहे हो? कैनाल ने थोड़ा आगे आते हुए कहा, वो मुझे मैम से थोड़ी बात करनी थी। क्या? इस पर कैनाल ने अपना सर झुका दिया। वह अभी सो रही है, कहते हुए रणविजय वहाँ से निकल गया। कैनाल भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चला गया। अंजलि को अब जाकर मौका मिला था क्योंकि राणा जी भी रणविजय के साथ ही चले गए थे। वह जल्दी जल्दी अहाना के कमरे में आई। अहाना सो रही थी। उसने अहाना को जगाया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। अहाना जाकर बेड पर बैठ गई। अंजलि ने चिंता करते हुए पूछा, देखो, अगर ऐसे ही तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अपने चेहरे देखें आईने में, कैसे पीले पड़ गए हैं। मैं कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तुमने जीजू को बता दिया तुम प्रेग्नेंट हो? जीजू से बात किया तुमने? उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया? अंजलि के एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर अहाना ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, नहीं, अब तक कुछ भी नहीं हुआ यार।
मैं एक काम करती हूँ, मैं जोनेक्स होटल जाकर सीसीटीवी देखने की कोशिश करती हूँ। मैं राणा जी का नाम लेकर मैनेजर को मना लूँगी, क्योंकि अब तो सबको पता है मैं उनकी पत्नी हूँ और कोई भी मुझे उस होटल पर जाने से रोकेगा नहीं। लेकिन उससे पहले तुम कुछ खा लो। चेहरा देखा है, देखने से ही लग रहा है कि तुम बीमार हो। खाना देकर अहाना का मन फिर से खराब होने लगा, लेकिन उसने अपने मन को समझाया और उसके हाथ में चोट लगने की वजह से अभी भी दर्द था, लेकिन फिर भी वह खाने की कोशिश करने लगी और अंजलि वहाँ से चली गई। अंजलि जैसे ही दरवाजे पर गई, उसके सामने लाची आ गई और उसने कहा, मैम, कहाँ जाना है आपको? अंजलि ने अपनी आंखें छोटी करके देखा तो लाची ने कहा, राणा बॉस बोले हैं मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर। अंजलि ने उसे डांटते हुए कहा, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आइएगा। लेकिन लाची कहाँ मानने वाली थी, उसे अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो करने ही थे। अंजलि को मजबूरी में उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। जब मेघना जी ने देखा कि अहाना खाना नहीं खा पा रही है, तो उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। खाना खिलाते हुए उन्होंने अहाना से पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा रही हैं? मैंने डॉक्टर सिंह को कॉल किया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। यह सुनते ही अहाना का मन टेंशन से भर गया और उसके पेट में फिर से अजीब सी होने लगी और वह दौड़कर बाथरूम की तरफ भागी। इतनी ज़्यादा उल्टी देखकर मेघना जी भी परेशान हो गई थी। उन्हें भी इस बात का शक हो गया था कि अहाना कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है। अहाना बाथरूम से बाहर आई तो उन्होंने अहाना का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और उसके नब्ज टटोलने लगी। अहाना अपने हाथ को छुड़ाने लगी तो उन्होंने जबरदस्ती अहाना अहाना का हाथ जोर से पकड़ा और बोली, अरे मुझे चेक तो करने दीजिए। फिर उन्होंने अहाना के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या आप इस महीने लेट हैं? अहाना कुछ नहीं बोली। अरे बेटा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आप 1 महीने से शादीशुदा हैं और ये बात सब जानते हैं, आप दोनों साथ रहते हैं। अहाना कुछ नहीं बोली। तभी एक सर्वेंट ने आकर मेघना जी को बताया कि डॉक्टर सिंह आ गए हैं। मेघना जी ने उसे एक कमरे में लेकर आने को कहा। अहाना को थोड़ी सी राहत हुई, क्योंकि मेघना जी को वह जितना जानती थी वह उन औरतों में से नहीं थी जो अपनी बहू को ताना मारे। इसलिए उसने थोड़ी सी चैन की सांस ली। मिस्टर सेन ने अहाना के पेट पर अपना स्टेथोस्कोप रखा और उसकी बीपी चेक करते हुए मेघना जी को बताया, यह प्रेग्नेंट है। मुझे तो कल ही शक हो गया था, लेकिन इन्होंने चेकअप करने ही नहीं दिया। आप कल गए थे? मेघना जी डॉक्टर सिंह को देखते हुए बोली। जी हाँ, मैं परसों रात को भी गया था और कल दिन में भी गया था। रनावत सर ने मुझे बुलाया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कंग्रेचुलेसन्स, आप दादी बनने वाले हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेघना जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी अहाना बोली, आप ये बात किसी को बताइएगा मत। मिस्टर सिंह मेघना जी को देखा तो मेघना जी ने कहा, जैसा बहू कह रही है आप वैसा ही कीजिएगा। हम रणविजय को यह बात बता देंगे। मिस्टर सिंह ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। आप किसी को मेरे अस्पताल भेज दीजिएगा। आप किसी को मेरे अस्पताल भेज दीजिएगा। मैं इनके लिए कुछ मेडिसिन और दवाइयाँ दूंगा। और वह चले गए। मेघना जी अहाना के पास बैठते हुए बोली, आप सबसे छुपा क्यों रही हैं? अहाना ने कहा, मैं नहीं चाहती कोई यह कहे कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, और खास करके दादी जी। इसलिए प्लीज़ किसी को आप मत बताइएगा। मेघना जी ने अहाना के हाथ को पकड़ा और हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। रणविजय को पता है? अहाना ने अपना सर नाम में हिला दिया और बोली, मैं उन्हें आज या कल में ही बता दूंगी। मैं कंफर्म नहीं थी ना, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। मेघना जी ने अहाना के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा और अहाना को लेटाकर कंबल उड़ा दिया। यार, ऐसी सास ना सिर्फ कहानियों में ही होती है, असल जीवन में बिल्कुल भी नहीं होती। अंजलि लाची को लेकर करली वेडिंग प्लानर पहुंची, जहां पर विवेक पहले से ही था और उसने तुषार को भी बुलाया था। उसे डर लग रहा था, अगर वह राणा जी का नाम लेकर रणविजय के होटल में चली भी गई और उसका सीसीटीवी हैक भी कर दिया तो रणविजय को पता तो चली जाएगा, कहीं वह राणा जी पर अपना गुस्सा न निकाले। इसलिए विवेक से बात करने आई थी। आज अंजलि को साड़ी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र देकर कुछ एम्प्लॉयज खुश थे और कुछ हैरान भी थे। ये अंजलि मैडम की शादी हो गई? सबने कानाफूसी शुरू कर दी। अंजलि ने सबको शांत करते हुए कहा, जी हाँ, मेरी शादी हो गई और आप सबको मेरी तरफ से आज रात की पार्टी है। सारे एम्प्लॉय खुश हो गए। लाची को देखते ही विवेक चौंक गया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाची ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं मैडम के साथ आई हूँ।
इसकी पूछ बनकर। विवेक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अंजलि ने विवेक को घूर कर देखा। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब था बॉडीगार्ड बनकर। लाची ने मन ही मन कहा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अंजलि विवेक को लेकर अपने केबिन में आ गई। अंजलि ने विवेक को सब कुछ बताया और बोली, क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आहाना बहुत परेशान है। उसे देखकर मुझे उस पर दया आ रही है। हम उसके दोस्त हैं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अंजलि परेशानी से केबिन में चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है, उस रात आहाना के साथ कौन था। हम सीधे सीधे यह बात रानावत सर से नहीं पूछ सकते, उसकी शादीशुदा लाइफ में खतरे आ जाएंगी। विवेक ने भी गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक प्लान है। रणविजय अपने मीटिंग रूम से जैसे ही बाहर निकला, रोनित ने उसके सामने टेबल पर सारी डिटेल्स रख दी और उसने बोलना शुरू किया। भाभी रनावत मेंशन से विवेक के साथ निकली थी और वहाँ से वे दोनों सीधे सिटी हॉस्पिटल गए थे, लेकिन विवेक को सिटी हॉस्पिटल छोड़कर वह वहाँ से भाग गई थी। उसने लैपटॉप में पहले मेहता सदन के वीडियो चलाए, उसके बाद हॉस्पिटल के सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था विवेक आहाना को चारों तरफ ढूंढ रहा था, अस्पताल के बाहर और अस्पताल के अंदर भी। रणविजय अपने चेयर से खड़ा होते हुए बोला, आगे की मीटिंग तो मेंटेन कर लेना, मुझे कुछ काम है। अभी वह बाहर जाता उससे पहले ही रोनित ने उसे पीछे से रोक दिया और बोला, बॉस, जोनेक्स होटल के मैनेजर का कॉल आया था। अंजलि वहाँ विवेक के साथ गई थी, उसके साथ एक और लड़का था। उसके मना करने के बाद भी वह नहीं रुकी और आपके कमरे में गई थी। यह सुनकर भी रणविजय ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। उसने अपने शांत भाव से बिना रोनित की तरफ देखे हुए ही कहा, मुझे जोनेक्स होटल के 56 फ्लोर के सीसीटीवी शाम होने से पहले चाहिए। जल्दी से लेकर आओ, मैं घर पर ही रहूँगा। अंजलि विवेक और तुषार को लेकर रणविजय के होटल वाले कमरे में पहुंच गए थे। लगाओ, लेकिन कमरे पर लॉक लगा हुआ था। तुषार ने बहुत कोशिश की उस लॉक को तोड़ने की, लेकिन वो लॉक पासवर्ड में था और हैक नहीं हुआ। अंजलि वहीं बाहर सोफे पर बैठ गई और बोली, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे हैकिंग सीखने का, कोई फायदा नहीं है। तुमसे एक लॉक हैक नहीं हो रहा है, हम अंदर कैसे जाएंगे। अगर उस मैनेजर ने जीजू को फोन करके बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब तक तो उसने बता भी दिया होगा। विवेक ने अंजलि के बाजू पकड़ते हुए कहा, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आहाना जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई, उसे गैलरी में कैनाल चहलकदमी करते हुए दिखा। आहाना ने कैनाल को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैनाल ने थोड़ा सा हिचकते हुए कहा, वो वो मुझे दीपा का नंबर चाहिए। क्यों। आहाना ने पूछा। कैनाल ने अपना सर आधे से ज़्यादा नीचे झुका दिया था। उसने कहा, शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, तो बस सॉरी बोलना था। बॉस का ऑर्डर था शादी से पहले मैं उन्हें नीचे ना आने दूँ, और शायद इसी बात से वो नाराज़ है कि मैंने उन्हें शादी नहीं देखने दिया। आहाना ने बिना किसी भाव से कहा, उसके पास मोबाइल नहीं है। अगर उससे बात करना होता है तो वह वॉशरूम आके मोबाइल से बात करती है। जब तक इंटर नहीं कर लेती हमारे घर के बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता। यह सुनकर कैनाल का मुंह उतर गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रणविजय के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया था, क्या आहाना वाकई में प्रेग्नेंट है। वह सिटी हॉस्पिटल क्यों गई थी। गुस्से में वह अपने ऑफिस से बाहर निकला। राणा जी उसके पास आते उससे पहले वह गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। राणा जी दूसरी गाड़ी में बैठे और अपने बॉडीगार्ड को लेकर उसके पीछे निकल लिए। आहाना रणविजय से बचने की कोशिश कर रही थी। रणविजय बार बार उसे फ़ोन कर रहा था और उसने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया और वह निशा के कमरे में आकर बैठ गई। रणविजय जैसे ही रनावत मेंशन पहुंचा, शाम के 7 बज रहे थे। डॉली जी डिनर की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेघना जी उनके साथ नहीं थी। उसने डॉली जी से पूछा, मौसी कहाँ है। छोटी मेम साहब और टाइकून सर कैनाल के साथ मेहता सदन गए हुए हैं। वह कह रही थी, दोनों दोस्त बहुत दिन बाद मिले हैं तो एक छोटी सी पार्टी करेंगे। रणविजय इस वक्त आहाना निशा के पेट पर हाथ रखकर उसके बच्चे को फील करने की कोशिश कर रही थी। निशा की नर्स और उसके केयर टेकर उसके साइड में सोफे पर बैठी थी। नर्स ने हंसते हुए कहा, अरे मैम साहब, अभी छोटे नवाबजादे बहुत छोटे हैं, इसलिए वह सिर्फ माँ को फील होंगे, आपको नहीं। जब तक बच्चा 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो जाता सिर्फ माँ को ही फील होता है। आहाना ने नर्स को देखते हुए पूछा, क्यों। नर्स ने कहा, अब 9 महीने तक माँ उसकी एक्स्ट्रा केयर करती है, वह भी अकेले, और इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना माँ को। तभी निशा दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, भैया आप। रणविजय को देखकर नर्स और केयर टेकर दोनों ही खड़ी हो गई।
रणविजय को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने आहाना का हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आया। आहाना अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, यह क्या हरकत है? आप निशा के सामने से मुझे ऐसे खींचकर क्यों ले आए? वह क्या सोच रही होगी? रणविजय ने बिना किसी भाव के दरवाजा बंद किया और बोला, अब आप मुझे सच सच बताइए, क्या आप प्रेग्नेंट है? यह सुनते ही आहाना के दिल की धड़कन बढ़ गई और बोली, इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं है। और उसने अपना पीठ रणविजय की तरफ कर दिया। रणविजय उसके सामने आते हुए बोला, नजरें चुराना बंद कीजिए मुझसे और बताइए, क्या आप प्रेग्नेंट है? आहाना चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं प्रेग्नेंट। उसकी आंखों से अचानक से आंसू बहने लगे और वो सोफे पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रणविजय ने गहरी सांस ली और आहाना के बगल में बैठ गया। उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया था। उसने आहाना के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसने अपने दोनों बाहें फैलाकर आहाना को अपनी बाहों में भरते हुए अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही आहाना जबरदस्ती उसकी बाहों से निकल गई और बाथरूम की तरफ भागने लगी। रणविजय भी उसके पीछे दौड़कर गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप मुझसे भाग क्यों रही है? आहाना ने अपना हाथ छुड़ाया और रोते हुए बाथरूम में भाग गई। तभी उसके कमरे पर दस्तक हुई। सामने रौनित खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पेन ड्राइव को रणविजय को दिया और चला गया। रणविजय ने कमरे का दरवाजा बंद किया और एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा जहां अभी अभी आहाना गई थी। उसने वह पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाया और उसमें चल रहे वीडियो को पाउच कर दिया और बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, आहाना बाहर आइए। लेकिन आहाना ने कुछ नहीं कहा। रणविजय ने डुप्लीकेट चाबी लिया और बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। आहाना बाथरूम के प्लेटफार्म पर बैठी रो रही थी। उसने अभी भी अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढका हुआ था। रणविजय ने उसे झटके से अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर कमरे में आया और लैपटॉप के सामने बैठा दिया। आहाना भी कुछ समझ पाती उसने लैपटॉप पर वीडियो ऑन कर दिया। आहाना अचरज भरी नज़रों से रणविजय को देखती है और फिर लैपटॉप में देखने लगती है। रणविजय वीडियो ऑन करके बालकनी में चला जाता है और आहाना उस वीडियो को देखने लगती है। वीडियो में दीपावली की रात वाली सीसीटीवी का फुटेज प्ले हो रहा था। उसे उस दिन कंपनी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ था और उसके पार्टी का ऑर्गेनाइजर कर्ली वेडिंग प्लानर कंपनी को ही मिला था। एक ही बार में दो जगह पार्टी की अरेंजमेंट देखने के लिए जानी थी। दूसरी जगह पर अजीत था और यूनिक्स होटल का काम आहाना और अंजलि संभाल रहे थे। सारे काम खत्म हो जाने के बाद आहाना थक कर सोफे पर बैठी थी। उसके सामने गिलास में जूस रखा हुआ था। वह बिना कुछ सोचे समझे वह जूस उठाकर पी लेती है। तभी वहाँ पर अंजलि आती है। उसने देखा आहाना के माथे पर पसीना था। उसने पूछा, बुलेट रानी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? आहाना ने अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए कहा, पता नहीं यार, बहुत ही गर्मी लग रही है। तूने कुछ खाया क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, बस जूस था वही पी लिया। अंजलि ने अपना पाथा पीटा। क्या जरूरत है तुम्हें कुछ भी पीने की? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ले आती तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या था। तुम्हें पक्का विश्वास था ना वह जूसी था? हाँ यार, वो ऑरेंज जूस था और उसका टेस्ट भी वैसा ही था। तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैंने तुझे कहा था तू मत आ, शराब से तुझे एलर्जी है। लेकिन लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, आ गई यहाँ पर। इंजेक्शन पहले ही ले लिया था तो क्या हुआ? यहाँ पर इतने सारे शराब की स्मेल है। अंजलि आहाना को डांटते हुए वहाँ से खाना लेने के लिए चली गई। लेकिन आहाना की बॉडी में बहुत ही गर्मी हो रही थी। वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसकी आंखों के सामने लिखा हुआ शब्द चार चार नजर आ रहे थे और वह भी धुंधला धुंधला। उसने बाथरूम का दरवाजे को पकड़ा और उसके दूसरे साइड में जाने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। चलते चलते वह लिफ्ट के पास पहुंच गई, इस बात से अनजान कि वह लिफ्ट सीधे 56 फ्लोर पर रुकेगी। उसने लिफ्ट के बटन प्रेस करने की कोशिश की लेकिन उसे बटन नहीं मिला। वो एक प्राइवेट लिफ्ट था। वह पार्टी 55 फ्लोर पर चल रही थी। आहाना के सामने सीढ़ी की रेलिंग आ गई। वह सीढ़ियों से चलते हुए 57 फ्लोर के ऊपर पहुंच गई। गैलरी में रणविजय टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। जब उसकी नज़र आहाना पर पड़ी, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल वह स्माइल गायब हो गई। आहाना के लड़खड़ाते कदम सीढ़ियों पर जहाँ तहाँ पड़ रहे थे। वह जल्दी से आहाना के पास आया और उसका हाथ पकड़ा। आहाना की बॉडी
काफ़ी गर्म थी। उसने अहाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन अहाना कुछ बोली नहीं। उसने अपने एक हाथ से अपनी आँख मली और सामने खड़े रणविजय को ध्यान से देखने लगी। रणविजय ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आया। उसने अहाना को बेड पर लेटा दिया और अपने फैमिली डॉक्टर मिस्टर सिंह को फ़ोन किया। अहाना की हरकतें देखकर उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ गलत चीज़ पिया है। अहाना की आंखें अब लाल होने लगी थी। धीरे धीरे अहाना अपने शर्ट के बटन खोलने लगी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। रणविजय उसके पास आया और उसके शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, क्या कर रही हैं? थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे, आप शांत हो जाइए। रणविजय ने जैसे ही अहाना का हाथ पकड़ा, अहाना के शरीर में एक ठंडक सी मिली। उसने रणविजय का हाथ पकड़कर झट से अपने गर्दन पर रख लिया और विजय के हाथ को अपने गर्दन पर रगड़ने लगी। रणविजय ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और वहां से दूर हो गया। अहाना अपने आप से जूझती हुई अपने शर्ट उतार देती है। शर्ट के नीचे उसने पतले फीते वाला टॉप पहन रखा था। तभी रणविजय के दरवाजे पर नॉक हुआ। रणविजय ने अहाना को शर्ट पहनाने की कोशिश की, लेकिन अहाना अपने काबू से बाहर आ चुकी थी। उसने उस कंबल ओढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने कंबल फेंकते हुए अपनी दोनों बाहें रणविजय के गले में डाल दिया। यह देखकर रणविजय थोड़ा सा घबरा गया। उसने अहाना का हाथ जबरदस्ती अपने गंदर से निकाला और उसे उसकी शर्ट पहनाने लगा। शर्ट पहनाने के बाद उसने कमिंग कहा। उसने अहाना का दोनों हाथ पकड़कर जबरदस्ती अहाना को बेड पर लेटा रखा था। मिस्टर सेन ने जब अहाना की हालत देखी, उन्हें समझ आ गया कि उसे ड्रग्स दिया गया है। जो वो विजय को दिलासा देते हुए बोले, डोंट वरी, एक इंजेक्शन में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इंजेक्शन दिया और वहीं काउच पर बैठ गए, लेकिन अहाना की हरकत में कोई बदलाव नहीं आया। अहाना बेचैनी से बेड पर तड़प रही थी। रणविजय ने मिस्टर सिंह को देखा। मिस्टर सिंह ने एक और इंजेक्शन अहाना को लगा दिया और मिस्टर सिंह के माथे पर भी थोड़ी सी पसीना आ गई थी। उन्होंने कहा, इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इन्हें नॉर्मल ड्रग्स दिया गया है। इनकी बीपी भी काफ़ी नॉर्मल है, तो मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ कुछ ही होते हैं, जैसे लाख में एक आदमी, जिनके ऊपर नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं करती है। आप इन्हें नेचुरल तरीके से ही ठीक कीजिए। रणविजय ने मिस्टर सिंह को देखा। मिस्टर सिंह ने अपनी नज़रें नीची करते हुए कहा, आई होप आप मेरी बातों का मतलब समझ रहे होंगे। इन्हें इस वक्त आपकी ज़रूरत है। काफ़ी देर हो चुकी है। अगर और देर हुई, इनकी बॉडी को शांत नहीं किया गया, तो इनकी जान भी जा सकती है। आपको जो करना होगा जल्दी करना होगा। कहते हुए मिस्टर सिंह विजय के रूम से बाहर आ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रणविजय सिर्फ अहाना के सामने मजबूरी में लेटा था। जो कुछ भी करना था वह अहाना कर रही थी। अहाना जैसे ही रणविजय के ऊपर आई और उसे किस करने लगी, उसके बाद सीसीटीवी का वीडियो खत्म हो गया। शायद रणविजय ने अपने कमरे का सीसीटीवी बंद कर दिया था। वीडियो खत्म होने के बाद अहाना के आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर गिरने लगे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसके मन में खुशी और शांति दोनों एक साथ आ गई थी। वह अब रिलैक्स थी। उस रात उसके साथ कोई और नहीं बल्कि रणविजय था, और यह बच्चा भी उसी का था। लेकिन उसे अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मिस्टर एंड मिसेज महाना ने उसे झूठ क्यों कहा कि वह माँ नहीं बन सकती। सच क्या है, यह तो अब डॉक्टर के पास जाने से ही पता चलेगा। वह अपनी जगह से उठ गई और लगभग दौड़ते हुए बालकनी की तरफ भागी। रणविजय अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे सामने खुली आसमान को देख रहा था। आना ने उसे पीछे से हक कर लिया। इस वक्त उसके दोनों हाथ रणविजय के छाती पर कसे हुए थे। रणविजय ने आहाना के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ घूमते हुए आहाना को अपने बाहों में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो चुके थे। दोनों को अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया था। उनके दिल की बढ़ी हुई धड़कन यह बता रही थी कि अब दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। आहाना ने आंसू भरे आंखों से कहा, यह हमारा बेबी है। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रख दिया। रणविजय अपने दोनों घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना सर आहाना के पेट के पास रख दिया और अपने हाथों को आहाना के कमर के चारों तरफ लपेट दिया और बोला, मेरे बच्चे, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी आपको? अब आपके पापा को आपके मामा से दूर रहना पड़ेगा। क्या थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकते थे? आहाना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। रणविजय खड़ा होकर आहाना को अपने आगोश में लेते हुए बोला, अब सुहागरात तो मना नहीं सकता, तो किस तो कर ही सकता हूँ ना। यह सुनते ही आहाना का गाल शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सर झुका लिया। रणविजय ने उसके चीन को पकड़ा
और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह आहाना को पैशनेटली किस कर रहा था। आहाना ने अपने दोनों हाथ उसके बालों में घुमाना शुरू कर दिया।